गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, पॉलीमर्स, जो कि आपके स्कूल एग्जाम और जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको अभी तक जितने ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पढ़े हो उनका यूज आता है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा समझ गए, डिफिनेशन से सब थोड़े हैं ज्यादा इसमें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स ध्यान रखिएगा बनता है जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ध्यान रखिएगा पॉलीमर्स का मतलब है वे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू गिव वन मैक्रोमोलिक्यूल, जिसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। और एक याद रखिएगा, एक पॉलीमर का मोलर मास होता है 10 का पावर 3 से 10 का पावर 7 यूनिट। ठीक है ना, एक पॉलीमर मॉलिक्यूल का मास होता है 10 का पावर 3 से 10 का पावर 7 यूनिट। यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा है, वही चीज है, हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय लिंकिंग अप ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। अच्छा, मोनोमर्स वही है जो स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बनाता है। अच्छा, याद रखिएगा मोनोमर सेम भी हो सकता है, मोनोमर्स अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसमें दो मोनोमर हैं, ए और बी। आप चाहो तो एक मोनोमर भी ले सकते हो। तो समझ में आ गया आपको, मोनोमर एक तरह का मॉलिक्यूल हो सकता है, मोनोमर एक तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यहां पर ए और बी है, आप ए और ए भी ले सकते हो। और पॉलीमर जिस प्रोसेस से बनता है उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और पॉलीमराइजेशन के लिए तीन कंडीशन है, कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट, आपको कुछ पॉलीमर दिया है, उसके मोनोमर बताने हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे पॉलीमर, हम मोनोमर बता रहे हैं। इसे फर्स्ट देखिए, तो फर्स्ट है नाइलोन 6,6। तो नाइलोन 6,6 का मोनोमर होता है, याद रखिएगा, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, ठीक है, ये है मोनोमर किसका, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और फर्स्ट बनता है जिसको कहते हैं नाइलोन 6,6। दूसरा देखिए, दूसरा है, ये है नाइलोन 6, ये है नाइलोन 6 और ये बनता है कैप्रोलैक्टम से। याद रखिएगा इसका मोनोमर को हम कहते हैं कैप्रोलैक्टम। एक, दो, तीन, चार, पांच, हाँ, इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम। 7 मेंबर रिंग होता है, NH C डबल बॉन्ड O और 5 CH2। यहां भी CH2 है तो 5 CH2, 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम। तो नाइलोन 6 है, ये नाइलोन 6 है, तो नाइलोन 6 का मोनोमर यूनिट होता है कैप्रोलैक्टम। थर्ड देखिए, थर्ड इजी है, तो टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो टेफ्लॉन बनेगा। नेक्स्ट है, आपको क्लासिफाई करना है, किसमें क्लासिफाई करना है कि एडिशन पॉलीमर है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में ध्यान रखिएगा जब बनता है तो वाटर, अल्कोहल, अमोनिया मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। फिर से सुन लो, जब कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है तो वाटर, अल्कोहल या अमोनिया मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है और एडिशन पॉलीमर में कोई एलिमिनेशन नहीं होता। तो टेरिलीन है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसका मोनोमर बताएंगे आगे, हम पढ़ना है, क्वेश्चन में ही है। बेकेलाइट, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसका भी मोनोमर आगे पूछा है। पॉलीथीन नाम से ही है, इथीन से बनता है, ये एडिशन पॉलीमर है। टेफ्लॉन अभी बताएं, ये भी एडिशन पॉलीमर है।
तो 2 कंडेंसेशन पॉलीमर है, 2 एडिशन पॉलीमर है। नेक्स्ट पूछ रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्यूना एन और ब्यूना एस। तो दोनों पॉलीमर है, दोनों डिफर करते हैं मोनोमर में। तो देख लो ब्यूना एन में होता है, दोनों का मोनोमर बता रहे हैं, जब ब्यूटाडाइन, इसको कहते हैं ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, प्लस क्या है एक्राइलोनाइट्राइल, इसको एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल मिलकर बनाता है ब्यूनाइन। ब्यूनाइन के मोनोमर क्या है, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। और ब्यूनाइस कैसे बनता है, जब ब्यूटाडाइन कंबाइन करता है स्टाइरीन के साथ। किसके साथ, स्टाइरीन। फिनाइल पे CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ दो, फिनाइल पे CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ दो, ठीक है ना, इसको स्टाइरीन कहते हैं। तो ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल ये देता है ब्यूनाइन, और ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन ये देता है ब्यूनाएस, ठीक है। तो ब्यूनाइन और ब्यूनाएस डिफर करता है मोनोमर्स में। ब्यूटाडाइन दोनों में कॉमन है, लेकिन एक में एक्राइलोनाइट्राइल है, एक में स्टाइरीन है। अगला में अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ध्यान रखिएगा, नाइलॉन 6 अभी बनाए हैं स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और ब्यूनाएस एक तरह का रबड़ है, तो रबड़ में वीकेस्ट वॉन डर वाल फोर्स होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट है नाइलॉन 6, वीकेस्ट है ब्यूनाएस, पॉलीथीन इनके बीच में आता है। तो नाइलॉन 6 इज स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर पॉलीथीन, लास्ट में ब्यूनाएस, क्योंकि ब्यूनाएस एक रबड़ है और रबड़ इलास्टोमर्स होते हैं। इलास्टोमर्स तो आपको पता है वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। नेक्स्ट रिपीट हो रहा है, आपको पॉलीमर और मोनोमर में डिफरेंस बताना है। तो बता चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था पॉलीमर तब बनता है जब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू गिव अ लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। और पॉलीमर, एक पॉलीमर मॉलिक्यूल का मोलर मास हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, 10⁻³ से 10�7 यूनिट होता है एक पॉलीमर मॉलिक्यूल का। और मोनोमर तो बता ही चुके हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच गिव राइट्स टू पॉलीमर। अच्छा, मोनोमर एक मॉलिक्यूल हो सकता है, मोनोमर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मतलब अगर पॉलीथीन है तो वो इथीन से बना है, तो इथीन एक मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन अभी पढ़े थे ब्यूना एस, तो ब्यूना एस बना था ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन, तो 2 डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल हो गए। तो मोनोमर एक तरह का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डिफरेंट तरह का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर। तो नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल पॉलीमर उसको कहते हैं जो कि नेचुरल सोर्स से बना हो, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स से, है ना। एग्जांपल भी दिया है आप इसको, आपको स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, नेचुरल रबर्स, प्रोटीन्स, ये सब नेचुरल पॉलीमर है। मतलब नेचुरल पॉलीमर उसको कहते हैं जो कि नेचुरल सोर्स से बना हो। और सिंथेटिक पॉलीमर उसको कहते हैं जो मैनमेड हो। क्या हो, मैनमेड, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सब मैनमेड है। तो समझ में आ गया, नेचुरल रबड़ उसको कहते हैं जो कि नेचुरल सोर्स प्लांट्स एंड एनिमल से बना हो, और सिंथेटिक पॉलीमर उसको कहते हैं जो कि मैनमेड हो। एग्जांपल दिया है सबका, है ना, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। हम ये भी रिपीट कर चुके हैं। होमोपॉलीमर का मतलब है मोनोमर एक तरह का मॉलिक्यूल, जैसे पॉलीथीन ये सिर्फ बना है इथीन से, तो ये होमोपॉलीमर हो गया। टेफ्लॉन
वो बना है टेट्राफ्लोरोइथीन से, तो एक तरह का मोनोमर हो गया। तो होमोपॉलीमर उसको कहते हैं जिसमें एक तरह का मोनोमर हो, लेकिन कोपॉलीमर उसको कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर हो। फॉर एग्जांपल ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, दो डिफरेंट मोनोमर हो गया तो इसको कोपॉलीमर कहेंगे। ब्यूना एन, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, दो डिफरेंट मोनोमर हो गए तो ये भी कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर मतलब दो डिफरेंट मोनोमर और होमोपॉलीमर मतलब एक मोनोमर। ठीक है, वही इसमें एग्जांपल दिया है ब्यूटाडाइन का ही, पॉलीथीन का ही। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी? तो फंक्शनैलिटी एक तरह से बताता है कितना बाइंडिंग साइट है, कितना लिंकिंग साइट है। तो जैसे आपको देख लो, इथीन हो गया, उसमें एक डबल बॉन्ड है तो एक साइट पे लिंक कर सकते हो। प्रोपीन, उसमें भी एक डबल बॉन्ड हो गया तो एक तरह का साइट लिंक कर सकते हो। समझ गए? तो उसका फंक्शनैलिटी 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शनैलिटी 1। अगर एक डबल बॉन्ड रहे यानी कि एक साइड से लिंक कर सकते हो तो उसका फंक्शनैलिटी 1 हो गया। लेकिन आप देख सकते हो जैसे ब्यूटाडाइन में दो डबल बॉन्ड है तो दो डबल बॉन्ड मतलब दो लिंकेज हो गया तो फंक्शनैलिटी 2 हो गया। फिर आप इथिलीन ग्लाइकोल है ना, इथिलीन ग्लाइकोल में दो OH है तो दो जगह पे आप लिंक कर सकते हो तो फंक्शनैलिटी 2 हो गया। तो फंक्शनैलिटी ये बताता है मोनोमर का कि कितने जगह पे आप लिंकेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? पॉलीमराइजेशन। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मोनोमर पॉलीमर पॉलीमराइजेशन। फिर से बता रहे हैं, पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू गिव अ लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। है ना, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। वही दिखा रहा है कि पहले दो मोनोमर मिलकर डाइमर बनाए, फिर ट्राइमर भी बना और वही रिपीट हो गया तो पॉलीमर बन गया। अकेला तो मोनोमर, दो तो डाइमर, तीन तो ट्राइमर, टेट्रामर, और रिपीट करते चल जाओ, बहुत सारा मॉलिक्यूल चले तो पॉलीमर। और ये याद रखना, फिर से रिपीट कर रहे हैं, पॉलीमर के लिए तीन चीज चाहिए: कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट, ये पॉलीमर दिया है और पूछ रहा है कि ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है। तो इसका देख लो, इसका मोनोमर ये होगा, ये पॉलीमर है, ये मोनोमर है। जो पॉलीमर दिया है आपको क्वेश्चन में उसका ये मोनोमर है। तो एक ही तरह का मोनोमर है इसलिए होमोपॉलीमर हो गया। दो डिफरेंट मोनोमर होता तो कोपॉलीमर होता। इसमें देख लो, जो पॉलीमर है उसका ये मोनोमर है तो एक ही तरह का मोनोमर है ना, इसलिए होमोपॉलीमर हो गया। नेक्स्ट, वाई डू इलास्टोमर्स पोसेस? क्योंकि इलास्टोमर्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना वो काफी वीक होता है, वॉन डर वाल फोर्स, याद रखिएगा। इलास्टोमर्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी वीक होता है, सबसे वीकेस्ट होता है, वॉन डर वाल फोर्स है। इसलिए उसको आप स्ट्रेच करोगे और फोर्स हटा दोगे तो वापस अपना शेप रिटेन कर लेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इलास्टोमर्स इसलिए अपना शेप कर लेता है टेन क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है काफी वीक होता है इसमें, है ना। इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड में कहीं कहीं पे हल्का हल्का लिंकेज भी लगा देते हैं। ठीक है, लिंकेज से अपना शेप भी रिटेन कर लेता है। तो मेन रीजन है क्योंकि इलास्टोमर्स इलास्टिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीकेस्ट होता है, जिसको वॉन डर वाल फोर्स कहते हैं। तो वॉन डर वाल फोर्स वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो एक बार फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेच होगा, फोर्स हटा दोगे तो अपना सेम शेप वापस रिटेन कर लेगा। फिर है आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बताना है। तो जैसा कि हम पहले ही बताए थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन उसको कहते हैं जिसमें पॉलीमर बनने में कुछ एलिमिनेट नहीं हो, केवल ऐड हो, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन बनता है इथीन से, टेफ्लॉन बनता है टेट्राफ्लोरोइथीन से,
पीवीसी बनता है विनाइल क्लोराइड से। तो इन सारे पॉलीमर्स बनने में कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, इसको एडिशन पॉलीमर कहते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर उसको कहते हैं जिसके बनाने में वाटर, अल्कोहल या अमोनिया मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो। फॉर एग्जांपल नाइलॉन 66 बनने में आपको क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। टेरिलीन या डेक्रोन बनने में भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है ना। नाइलॉन 6 बनने में भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर उसको कहते हैं जिसके बनने पे वाटर, अल्कोहल या अमोनिया मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो। एग्जांपल बता दीजिए आपको, टेरिलीन जिसको डेक्रोन भी कहते हैं, है ना, नाइलॉन 6 ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कोपॉलीमराइजेशन बता चुके हैं। कोपॉलीमराइजेशन का मतलब है दो डिफरेंट मोनोमर आपस में मिलके एक कोपॉलीमर दें। फिर से सुन लो, कोपॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर मिलके आपस में हाई टेम्परेचर प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक कोपॉलीमर दे। एग्जांपल आपको बता चुके हैं, ब्यूनाइस बनता है ब्यूटाइडाइन स्टाइरिन से, ब्यूनाइन बनता है ब्यूटाइडाइन एक्राइलोनाइट्राइन से, है ना। आपको नाइलॉन 66 बनता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडीपी एसिड से। तो ये सारे आपको क्या है, कोपॉलीमर। अगला क्या है, राइट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हाँ, तो इसमें 3 स्टेप होता है, देख लो क्या क्या है। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या है, हम इनिशिएटर लेते हैं। तो जनरली इनिशिएटर पेरोक्साइड होता है। ध्यान रखिएगा, यहां फिशुक एरो यूज कर रहे हैं, आप पढ़े हुए क्लास 11th में, जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फिशुक एरो यूज करते हैं। सनलाइट यूज कर दो तो 2 पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इसको मान लो इथीन से रिएक्ट करवा दो, है ना। यहां इनिशिएशन हो गया, क्या हो गया, इनिशिएशन, कि पहले पेरोक्साइड बना, पेरोक्साइड जो फ्री रेडिकल है वो इथीन पर अटैक किया तो फ्री रेडिकल बन गया इथीन वाला, ठीक है ना। अब प्रोपगेशन करेंगे, देखो प्रोपगेशन कैसे होगा। प्रोपगेशन में क्या होगा, ये दूसरा इथीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ठीक है, और कुछ ये बन जाएगा, ठीक है, ये बनेगा। और मान लो इस तरह का हम n मॉलिक्यूल्स ले ले, n बहुत लार्ज नंबर है ना, n बहुत लार्ज नंबर है, n मॉलिक्यूल्स ले ले इथीन का, यही प्रोसेस रिपीट करते रहे तो बन जाएगा ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। आपको या आप बोलोगे इसकी यहाँ पर एक और है, यहाँ पे एन लिए थे, एन भाई एन बहुत ज्यादा है तो समझ लो कि वो इंक्लूड हो गया, है ना। मान लो एन 1000 है, 2000 है, तो एक एक्स्ट्रा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रोपोगेशन बन गया, है ना। ये आपको एक तरह से इथीन। अब लास्ट स्टेप में करेंगे टर्मिनेशन। प्रोपगेशन में क्या हुआ, हमने लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल का पेरोक्साइड फ्री रेडिकल से जो बना था उससे रिएक्शन करवा दिया। लास्ट स्टेप में है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में इस तरह का 2 ले लो, टर्मिनेशन में इस तरह का 2 ले लो,
है ना, इस तरह का दो ले लोगे, ओ आर, ठीक है, तो टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जो फ्री रेडिकल है आपस में कंबाइन होकर फाइनल मॉलिक्यूल देते हैं, तो ये फाइनल पॉलीमर का स्ट्रक्चर है ना, ये फाइनल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन का स्ट्रक्चर है। आपको आरओ आपको कोई पेरोक्साइड से आया है, जनरली बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं। जनरली क्या यूज करते हैं हम, बेंजोइल पेरोक्साइड, यहां पर हम जनरल पेरोक्साइड कोई भी यूज कर दिए। तो यही है, याद रखिएगा कि कोई भी फ्री रेडिकल स्टेप में तीन प्रोसेस में 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक पॉलीमर। तो थर्मोप्लास्टिक वो होता है ना जिसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होता, उतना थोड़ा बहुत होगा क्रॉस लिंकिंग, तो एक दो थोड़ा बहुत होता है, बहुत नेग्लिजिबल क्रॉस लिंकिंग होता है। देख लीजिए इसमें लिखा भी हुआ है, लीनियर पॉलीमर्स होता है जिसमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होता, और लैक ऑफ क्रॉस लिंकिंग के चलते ये पॉलीमर हीट करने पे सॉफ्टन हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं कूलिंग करने पे। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ क्रॉस लिंकेज हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे और कूल करोगे तो हार्ड या रिजिड हो जाएंगे। एग्जांपल इसका देख सकते हो, पॉलीथीन, पीवीसी, है ना, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है, थर्मोप्लास्टिक के। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको कहते हैं जो जिसमें क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा हो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको कहते हैं जिसमें क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा हो, है ना, और इसको रीमेल्ट या रिमोल्ड नहीं कर सकते हो आप। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको रीसेप या रिमोल्ड आप नहीं कर सकते, और इसमें क्रॉस लिंकिंग काफी ज्यादा होता है। एग्जांपल बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट है, मेलामाइन है। ठीक है, तो याद रखिएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको कहते हैं जिसमें क्रॉस लिंकेज होता है और उसको आप रिमोल्ड या रीसेप नहीं कर सकते, है ना, और इसमें क्रॉस लिंकिंग काफी ज्यादा होता है। बाकी डिफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। अब है पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर पूछ रहा है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन बता चुके हैं आपको, टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन ये दूसरे का है, और बेकेलाइट का बताए हैं फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट बनता है फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, मिथानल। बेकेलाइट बनाने के लिए आपको फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों को बता दिए हम मोनोमर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, अच्छा इनिशिएटर बताए थे आपको, बेंजोइल पेरोक्साइड, नाम बताते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये है, फिनाइल यानी कि C6H5, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। पीएच का मतलब है C6H5, है ना, बेंजीन से हाइड्रोजन हटा दो तो फिनाइल आएगा ना, वही है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड है जिसको हम यूज करते हैं एज एन इनिशिएटर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। नेक्स्ट पूछ रहा है कि रबड़ में डबल बॉन्ड से उसका स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी कैसे फर्क पड़ता है। तो याद रखिएगा जो रबड़ है ना वो आइसोप्रीन का होता है पॉलीमर। जो रबड़ है उसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन होता है, 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। तो जो नेचुरल रबड़ है वो सिस आइसोमर होता है। आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के एक साथ ही के एक साइड ही ग्रुप है, एक साइड है ना, देख सकते हो आप। तो नेचुरल रबर है वो सिस पॉलीमर है। तो सिस पॉलीमर के चलते इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी वीक होता है। याद रखिएगा नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन का
सिस पॉलीमर है, सिस का मतलब है ग्रुप सेम साइड हो, तो सेम साइड होने के चलते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी वीक होता है, वॉन डेर वाल फोर्स काफी वीक होता है, जिसके चलते वो इलास्टिक हो जाता है। तो स्ट्रक्चर यही है कि ये सिस पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, जिसके चलते इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वॉन डेर वाल फोर्स है वो काफी वीक होता है, जिसके चलते इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाता है। ये जरूर लिखिएगा कि ये सिस पॉलीमर है आइसोप्रीन का, इसके चलते इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है काफी वीक होता है। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ को वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं, तो हम यहाँ पर नेचुरल रबड़ और वल्कनाइज रबड़ में जो प्रॉपर्टी डिफरेंस है वो बता देते हैं आपको। देख लो, नेचुरल रबड़ वो क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्टिकी, वल्कनाइज्ड रबड़ होता है हार्ड एंड नॉन स्टिकी, है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है वल्कनाइज्ड रबड़ का, जो कि नेचुरल रबड़ से अच्छा होता है। नेचुरल रबड़ का लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वल्कनाइज्ड रबड़ का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। नेचुरल रबड़ की इलास्टिसिटी कम होता है, ज्यादा इलास्टिक करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, वल्कनाइज्ड रबड़ का हायर, है ना, बेटर इलास्टिसिटी होता है। नेचुरल रबड़ का जो वेयर एंड टियर है काफी लो होता है, इसका वेयर एंड टियर काफी हाई है, मतलब ये नॉन ड्यूरेबल है, ये ड्यूरेबल है। तो ध्यान रखिएगा, वल्केनाइज्ड रबड़ में हर तरह से जो प्रॉपर्टी होता है नेचुरल रबड़ से अच्छा होता है। और याद रखिएगा, वल्केनाइजेशन के लिए हम सल्फर यूज करते हैं, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, तो सल्फर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल रबड़ को सल्फर के साथ हीट करोगे तो वल्केनाइज्ड रबड़ बनता है, और वल्केनाइज्ड रबड़ का प्रॉपर्टी नेचुरल रबड़ से काफी अच्छा होता है। तो एक बार टेबल देख लीजिएगा, इसमें से चार पांच प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 दोनों बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम, देखिए 1 2 3 4 5, हाँ कैप्रोलैक्टम है। तो नाइलॉन 6 में मोनोमर कैप्रोलैक्टम होता है, याद रखिएगा। नाइलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम होता है, और नाइलॉन 6 का देख लो, रिपीट कर रहे हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड जो नंबर 6 है और 6 है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंडिकेट करता है। तो चाहे हेक्सामिथाइलिन डायमीन हो चाहे एडिपिक एसिड हो, दोनों में 6 कार्बन होता है, और कैप्रोलैक्टम में 6 कार्बन तो था ही। यहां भी मोनोमर बताना है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ब्यूनाइन बनता है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन से, बता चुके हैं। ब्यूनाइन बनता है ब्यूटाडाइन एक्रोलिन नाइट्राइल से, भी बता चुके हैं। डेक्रोन, हाँ डेक्रोन बता देते हैं। डेक्रोन बनता है टेरेप्थैलिक एसिड, किससे, इसको कहते हैं टेरेप्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल से। ठीक है, जो डेक्रोन है जिसको हम टेरिलीन भी कहते हैं, वो टेरेप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल, इसको टेरेप्थेलिक एसिड कहते हैं, और इधर इथिलीन ग्लाइकोल है, इनके पॉलीमराइजेशन से बनता है ना। और इसके स्ट्रक्चर के लिए आप क्या कर दो, आप इनका, इसका भी एन मॉलिक्यूल ले लो, इसका भी एन मॉलिक्यूल ले लो, स्ट्रक्चर देख लो कैसा होगा। होल एन, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए, यहां से वाटर OH गया, यहां से OH और H वाटर गया, यहां से भी H गया। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लार्ज नंबर ऑफ टेरेप्थेलिक एसिड मॉलिक्यूल और इथिलीन ग्लाइकोल को आपस में हीट करते हैं तो बनता है टेरिलीन या डेक्रोन। नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से, इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन,
इसको क्लोरोप्रीन कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्रीन से बनता है नियोप्रीन। ठीक है, और स्ट्रक्चर देखो तो ये होमो पॉलीमर है, तो सिंपल हो जाएगा इस तरह का। ये है आपको नियोप्रीन। ठीक है ना, ये नियोप्रीन है और इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन कोई बहुत सारा मॉलिक्यूल्स लोगे तो बनेगा पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसको हम नियोप्रीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपको इनके मोनोमर आइडेंटिफाई करने हैं। फिर से बता रहे हैं, नाइलॉन 66 है, तो नाइलॉन 66 का बता चुके हैं, हेक्सामिथाइलिन, डायमीन और एडिपिक एसिड, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये क्या है? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसका मोनोमर देख लो क्या होगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दो और NH2 कर दो। मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। तो जब मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड को आपस में पॉलीमराइजेशन करोगे तो बनेगा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और ऊपर वाला तो नाइलॉन 66 है, तो बनता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से। डेक्रोन बता चुके हैं आपको, है ना। डेक्रोन बनता है टेरेप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल। हम मोनोमर लिख देते हैं फिर से, सॉरी, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड से। ठीक है, इनके पॉलीमराइजेशन से आपको बनता है टेरिलिन या डेक्रोन। ठीक है, बेसिकली क्या होगा जब पॉलीमराइजेशन करोगे तो एसिड से जाएगा OH और अल्कोहल से जाएगा H। फिर से जब पॉलीमराइजेशन करोगे तो अल्कोहल से जाएगा H और एसिड से जाएगा OH। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर उसको कहते हैं हम जिसको बैक्टीरिया ये सब डिकम्पोज कर सकता है। ध्यान रखना, जो मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल में वो डिकम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमर है जिसको बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका PHBV, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपके NCERT बुक में भी दिया है। PHBV जिसका फुल फॉर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट। फिर से पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट। को का मतलब है कोपॉलीमर है। और मोनोमर देख लो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। क्या क्या है मोनोमर? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। और ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया है। एक और पॉलीमर होता है बायोडिग्रेडेबल, आपके NCERT में दिया है, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। ये भी याद कर सकते हैं, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। नाइलॉन टू नाइलॉन 6 का मतलब है एक मोनोमर में 2 कार्बन है, दूसरे मोनोमर में 6 कार्बन है, तो यूज करते हैं ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड। आप NCERT चेक कर लीजिएगा, ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड को कंबाइन करोगे तो बनता है नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। तो ज्यादा फेमस PHBV है, लेकिन नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 भी यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल में आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के। ठीक है, फिर तो काफी छोटा चैप्टर था। आपको पता है पॉलीमर्स बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं स्कूल एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम लोग इसका रिप्लाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।